नमस्ते। अब तक आपने देखा कि लावण्य सिर दर्द के कारण मेडिकल कॉलेज छोड़कर वापस आ गई है। सोनीपत आकर उसने टेलीफोन एक्सचेंज में नौकरी शुरू कर दी है और प्राइवेटली बीए भी शुरू कर दी है। उसकी शादी गुलशन के साथ हो जाती है और उसके परिवार के साथ वह रहना आरंभ कर देती है। परंतु वहाँ रहते हुए उसको अपने जीवन के कोई अर्थ समझ नहीं आ रहे। उसके अंदर एक विद्रोह सुलग रहा है। एक दिन दिल्ली स्टेशन पर जबकि वो घर जाने के लिए सोनीपत की गाड़ी का इंतज़ार कर रही है, वो निश्चय करती है कि वो सोनीपत नहीं जाएगी और वो गाड़ी जो सामने खड़ी है उसमें बैठ जाती है और उसको पता चलता है कि गाड़ी मुंबई जा रही है। मुंबई में उसकी बहन लालिमा रहती है, जहाँ जाकर वह कुछ दिन रह सकती है। परंतु जब वहाँ पहुँचती है तो लालिमा के पति अनिल को उसे देखकर बहुत आश्चर्य होता है और वह इस बात से सहमत नहीं है कि वो इस तरह से घर छोड़कर आ गई है। इसलिए वह उसको बिना बताए उसके पिता को और गुलशन को, जो लावण्य का पति है, फ़ोन करता है कि आप आकर लावण्य को ले जाएं। उसका पति और पिता दोनों मुंबई आते हैं। गुलशन बहुत गुस्से में है और उसे उसके ऊपर हाथ उठाता है। जब वह उसके ऊपर हाथ उठाता है तो उसके पिता को लगता है कि यह गलत है और वह उसे वहाँ रोक देते हैं। तब वे लावण्य से पूछते हैं कि वह क्या चाहती है। लावण्य कहती है कि वह गुलशन के साथ वापस नहीं जाना चाहती। तो उसके पिता कहते हैं कि ठीक है, हर व्यक्ति अपना जीवन अपनी योग्यता और आत्मविश्वास के सहारे जीता है। लावण्य में यह दोनों भरपूर हैं, इसलिए उसे अपनी तरह जीवन व्यतीत करने का अवसर मिलना चाहिए। अब देखते हैं आगे क्या होता है। खोज। लावण्य और उसके पिता लालिमा के घर से निकल आए। देर रात बिना आरक्षण वाले डब्बे में गाड़ी में बैठे। दोनों ने कोई विशेष बात नहीं की। वो दोनों ही अपने विचारों से घिरे थे। लावण्य के मस्तिष्क में पिता के वो शब्द गूंज रहे थे, मुझे लावण्य में पूरा विश्वास है। और वो सोच रही थी कि अब इस विश्वास को निभाने की जिम्मेदारी उसकी थी। उस रात चांद, तारे, आसपास की भीड़, विभिन्न स्टेशनों पर चाय बेचते हुए बच्चे, यहां तक कि उसके इर्द गिर्द का एक एक अणु उससे कह रहा था, स्पष्टता से सोच और जीवन को अर्थ दे। लावण्य का मस्तिष्क बहुत कुछ सोच रहा था। अचानक जैसे बिजली की कौन सा उसे समझ आ गया कि उसे मेडिकल कॉलेज में क्या हुआ था। उसका शरीर वो अनुभव मांग रहा था जिसकी समाज इजाजत नहीं देता। पढ़ाई, शादी, शारीरिक आनंद, ये सब हमारे समाज में एक कालक्रम से चलते हैं और वो अपने शरीर को नकार पढ़ाई करने की कोशिश कर रही थी। वो समाज और प्रकृति के बीच में उलझ गई थी। तब वो 19 वर्ष की थी। आज हम कह सकते हैं एक छोटी सी थेरेपी से सब सुलझ जाता, पर तब कहां किसको इन चीजों का ध्यान आता था। दरअसल अपने शरीर की उन आवश्यकताओं से वो स्वयं इतनी शर्मिंदा थी कि वो इस सच को स्वयं से भी छुपाए थी। जब लोलिता का जन्म हुआ था तो उसकी मां की उम्र 18 वर्ष की थी, परंतु लावण्य की पीढ़ी तक आते आते स्त्री के आर्थिक और सामाजिक पक्ष बदलने आरंभ हो गए थे और इन परिवर्तनों के बीच किसी ने ये नहीं सोचा कि स्त्री का शरीर और मन अभी भी वैसा ही है, पुरातन। यदि लावण्य का जन्म 15,000 वर्ष पूर्व हुआ होता, जब हम अभी जंगल में ही थे और समाज के नियम हम पर लागू नहीं होते थे, तो उसे इन सब दुविधाओं और प्रश्नों का सामना न करना पड़ता। नैतिकता का मापदंड होता उसका साहस और करुणा। वो समाज की उन ताकतों की शिकार थी जिनमें प्रेम और करुणा नहीं होती। वो सिर्फ योग्यतम के लिए बनी होती है, मात्र सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के लिए। लावण्य बहुत वर्षों तक रह रहकर ये सोचती थी कि क्या ये संभव था
कि उसे उस समय संभोग का अनुभव मिल जाता तो वो एक अच्छी डॉक्टर बनती, उसकी किसी अच्छे इंसान से शादी होती, बच्चे होते, परंतु ये सब उसे नहीं मिला, क्योंकि उसके जीवन में संतुलन कैसे हो ये कोई नहीं जानता था। खैर, वो रात पश्चातापों की रात नहीं थी, वो थी चुनाव की रात। ये तय था कि वो गुलशन के साथ नहीं रहेगी। तब तलाक औरत के लिए तो बिल्कुल सम्माननीय नहीं था। उनकी भलाई इसमें थी कि वो इस बात को टालते रहें। जो आज नहीं सुलझा सकते उसे फिर कभी देख लेंगे। लावण्या के पास नौकरी थी, बीए बहुत अच्छे अंकों से पास कर लिया था। अगला कदम था एमए। उसने एजुकेशन में एमए करने का फैसला किया। उन दिनों लोग ऐसा सोचते थे कि शिक्षा व्यक्ति को चरित्र देती है, उसे सोचना समझना सिखाती है। वर्षों बाद लावण्या को समझ आया, ये स्कूली शिक्षा ऐसा कुछ नहीं करती। चरित्र और जीवन मूल्यों की समझ घर से ही आती है। अगले दिन दोपहर को वो थके हारे घर पहुंचे। बहनें और मां उसे देखकर हैरान नहीं हुई। बाद में मां ने बताया कि पिताजी ने कहा था कि यदि लावण्या गुलशन के साथ खुश नहीं है तो वो उसे घर ले आएंगे। इस नई स्वीकृति से लावण्या के वो आंसू बह निकले जो गुलशन की मार से नहीं निकले थे। उस दिन वो मां से लिपटकर बच्चों की तरह रोई। लावण्या खुश थी, परंतु एक प्रश्न का उत्तर मिलना अभी शेष था। उसके माता पिता में ये परिवर्तन हुआ कैसे? कैसे समाज पीछे हट गया और वो स्वयं महत्वपूर्ण हो उठे? घर से बाहर जाते हुए उसे इस बात का ध्यान रखना होता था कि कहीं गुलशन या उसके परिवार का कोई सदस्य उसे रास्ते में ना मिल जाए। गुलशन के पिता एक बार लावण्या को वापस ले जाने के लिए उनके घर आए थे। पिताजी ने गुलशन के पिता की हर बात का जवाब अपनी चुप्पी से दिया था। आखिर वो थक हार कर चले गए थे। लावण्या का जीवन अब एक साधना थी जिसका फल संतोष था। वो रोज सुबह जल्दी उठती और आधा घंटा छत पर दौड़ती, प्राणायाम करती, फिर 2 घंटे पढ़ती, तैयार होती और तेज कदमों से चलकर स्टेशन समय पर पहुंचती। गाड़ी में और पढ़ाई करती। अब उसे किसी के साथ की आवश्यकता नहीं थी, उसे ज्ञान चाहिए था और वो उसे विज्ञान, इतिहास, साहित्य सब जगह खोजती रही। जो किताब मिलती पढ़ डालती, कुछ भी उसके लिए उबाऊ नहीं था। अब शरीर पीछे छूट गया था, मस्तिष्क शरीर को चला रहा था और उसका रुकना आसान नहीं था। कुछ लोग कहते हैं कि सब चीजें पहले से ही तय होती हैं, हमें बस लगता है कि हम कर रहे हैं। और हो सकता है ये बात सच हो, परंतु लावण्या की इन सब बातों में कोई रुचि नहीं है। उसे ये समझना रुचिकर लगता है कि यहां सब चीजों का एक ढंग है, विधि है, क्या कैसे काम करेगा ये सुनिश्चित है। हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु पानी ही बनाएंगे और कुछ नहीं। प्यार आपको खुशी देगा, अच्छी सेहत आपको आत्मविश्वास देगी। अभ्यास और मेहनत से आप वो पालेंगे जो आरंभ में असंभव लग रहा था। एक तरह से हर चीज का स्वभाव निश्चित है, तो लावण्या का स्वभाव भी निश्चित है और किसी उद्देश्य से है। इसकी परिपूर्णता इसी में है कि वो उसके अनुकूल जी अपने जीवन का लक्ष्य पा सके। वो एमए में प्रथम आई थी, बावजूद इसके कि वो रात की कक्षाओं में जाती थी। परंतु स्वर्ण पदक उसको मिलने वाला था जो नियमित रूप से विश्वविद्यालय गया था। इसके लिए बुरा मनाने का उसके पास समय नहीं था। उसे आगे के रास्ते ढूंढने थे। वो जब छत पर अकेली बैठती थी तो उसे लगता था वो कुछ भी सोचने का साहस कर सकती है। आकाश में विचरते पक्षी और उसके मस्तिष्क की उड़ान बंधनों से मुक्त थे। उसे सोचना आ गया था, फिर सोच पर कैसे अमल किया जाए ये भी जान गई थी। ये उन्हीं दिनों की बात है जब उसकी पहली कहानी धर्म युग में छपी थी। देश भर में सबसे अधिक बिकने वाली पत्रिका थी। इसके संपादक महान साहित्यकार धर्मवीर भारती थे।
उनके पूरे परिवार में खुशी का माहौल था। हर आने जाने वाले से इसकी चर्चा हो रही थी। माँ पिताजी को उस पर पहले से अधिक विश्वास हो चला था और इससे यह भी स्पष्ट था कि उसकी राह सही थी। लावण्या ने GR की परीक्षा दी। अब तक जो भी लिखा था, कहानियां, कविताएं, उनका अंग्रेजी में अनुवाद किया। उन दिनों वो टाइम्स ऑफ इंडिया में पत्र लिखा करती थी। उन सब की कटिंग और हमारे देश में शिक्षा की समस्याओं पर एक प्रबंध लिखा और वो क्यों अमेरिका जाना चाहती है इसके कारण दिए। किसी तरह कॉलेज के 2 प्रोफेसरों से जो उसे जानते थे, पुराने स्कूल के अध्यापकों से सिफारिश पत्र लिखवाए, अपने सारे सर्टिफिकेट, मेडिकल कॉलेज की कहानी, नौकरी, सबके बारे में लिखकर कुछ ऐसा पेश किया कि वो उसे समझ सकें और उसकी क्षमताओं पर विश्वास कर सकें। और एक दिन बॉस्टन यूनिवर्सिटी में उसे एडमिशन मिल गया। उस रात वो सो नहीं पाए। ऐसा लग रहा था जैसे कोई देवदूत उनके घर चला आया हो और कह रहा हो, तथास्तु। यूनिवर्सिटी ने उसकी फीस आधी कर दी थी। इस विभाग में बाहर से कोई नहीं आ रहा था। इस कारण उसे बहुत सी सुविधाएं मिल गई थी। उन्हें विभाग में विविधता चाहिए थी। यूनिवर्सिटी के पूर्व भाग में उसे 6 महीने के रहने के लिए स्थान भी मिल गया था। पिताजी ने अपना एक प्लॉट बेच दिया था ताकि उसे वीजा आसानी से मिल सके। लावण्या के पास अपनी कुछ बचत थी। कुछ पैसे लता ने भेजे थे। उस दिन उनकी बचत का आखिरी सिक्का बाहर निकल आया था। लीना और लारा ने अपनी गुल्लक तक तोड़ दी थी। वीजा इंटरव्यू के समय उसे दूतावास में अमेरिकन उच्चारण समझने में कठिनाई हो रही थी, परंतु उसने आत्मविश्वास नहीं खोया। जाने से पहले एक दिन वो सब सुबह की गाड़ी से दिल्ली गए ताकि उसके लिए खरीदारी की जा सके। उन्होंने रेस्टोरेंट में खाना खाया। ये सब उनके लिए नए अनुभव थे, परंतु अब जैसे वे जीवन में हर नया अनुभव नए उत्साह से लेना सीख गए थे। लावण्या ब्रिटिश एयरवेज से बॉस्टन पहुंची। जनवरी का महीना था। ठंड की ये विकरालता उसने कभी नहीं देखी थी। उसके दिल्ली के कपड़े इस ठंड के लिए बिल्कुल काफी नहीं थे। उसने बर्फ अपने घर के आइस बॉक्स में देखी थी। यहां तो पूरी नदी बर्फ थी। सोनीपत, पूना, दिल्ली, मुंबई के अलावा उसने कभी कुछ नहीं देखा था। यहां की इमारतें, विद्यार्थियों की ऊर्जा सब उसे चुनौती दे रही थी। ये संघर्ष एक सुखद संघर्ष था जिसमें जीतने की जिद थी। वो वहां 2 साल के लिए गई थी, पर पूरे 6 साल रहकर आई थी। MA के कुछ पेपर उसे ना लिखने की छूट थी और वहीं उसने PhD भी की। उन 6 सालों में वो हर उस जगह गई जहां जाना संभव था। न जाने कितने म्यूजियम, म्यूजिकल, नाटक, फिल्में देखी। अलग अलग विषयों पर बहुत सी क्लासें ली। जहां भी जो भी मुफ्त में भाषण दे रहा होता वो सुनने पहुंच जाती। उसका वहां दूसरा वर्ष था जब वो एवोल्यूशन पर भाषण सुनने जा पहुंची। उसमें आश्चर्य से देखा वक्ता लगभग उसी की उम्र का भारतीय मूल का लड़का है। पहली बार वो इस विषय पर इतना कुछ सुन रही थी। उसने डार्विन और उनके काम के बारे में पढ़ा था, परंतु इसमें हो रही नई खोज और उसे इस तरह पूरे मनुष्य जीवन से जुड़ता पहली बार सुन रही थी। भारत में पढ़ाई लिखाई हमारी आर्थिक स्थिति को सुधारने का एक साधन है। उससे हमारे जीवन की सोच पर कोई विशेष अंतर नहीं आता। हमें निष्कर्ष पर कैसे पहुंचा गया ये नहीं सिखाया जाता, ये निष्कर्ष है बताया जाता है। खैर, यहां वक्ता फॉसिल रिकॉर्ड, कार्बन डेटिंग के बारे में बता रहा था। वो बहुत आराम से बोल रहा था। उसकी अंग्रेजी बहुत स्वाभाविक थी। अपने मोटे चश्मों के पीछे उसका चेहरा बहुत गंभीर लग रहा था। वो मंच से उतरा तो लोगों ने उसे घेर लिया। वो शांति से सबके प्रश्नों के उत्तर दे रहा था। उस रात लावण्या सो नहीं पाई। वो उसकी ओर खिंच गई थी। उसके अलावा वो कुछ सोच ही नहीं पा रही थी। उसे लग रहा था उसका मस्तिष्क और आत्मा फिर से शरीर की जकड़ में आ रहे हैं और इस बार वो हरगिज ऐसा होने नहीं दे सकती थी। उसके सिर दर्द लौट रहे थे और इच्छाओं का तूफान अपना फन उठा रहा था।
हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।